हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर सेकंड के जो आपकी एजुकेशन की बुक है मानव शिक्षा की समझ अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। तो यहाँ पर अभी तक जो है हमने अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर जो है हमने यूनिट नंबर 1 से लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 3 तीनों कंप्लीट कर लिए हैं। यूनिट नंबर 2 की बात करें तो इसमें भी हमने एरिक एरिक्सन वाला जो है स्वनिर्मित का मनोसामाजिक सिद्धांत जो था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 2 की, यानी कि यूनिट नंबर 2 से लेसन नंबर 2, कोल्सबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। अब कोल्सबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में क्या बोला है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो आपको करना क्या है, आपको जो है बस हमारी वीडियो में बने रहना है और आपको ये चेकआउट करना है कि हम जो है इसके अंदर जो आप पढ़ने वाले हैं क्या वो हमारे लिए मतलब जो है वैल्यूबल होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सिर्फ आपको जो है वीडियो को देखना है और समझना है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो उसके बाद में आप जो है उसको आंसर आराम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर जो है कहानी से द्वारा जो है आपको समझाने की कोशिश की गई है और उसके अंदर कुछ अवस्थाएं दी गई हैं, वो अवस्थाएं और उसका जो विकास का स्तर है वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर पता चलेगी। बताया गया है कि जो कोल्सबर्ग है उसने जो प्रतिपादित किया है कि नैतिक विकास की अवस्थाओं के चरण, वो चीज़ हम यहाँ पर समझ पाएंगे। और बच्चों में नैतिक व्यवहार व नैतिक अवधारणा के जो विकास है उसके अंदर क्या अंतर है वो भी हम समझ पाएंगे। और उसके बाद में खुद के जीवन से जुड़े हुए नैतिक सरोकार की पहचान भी कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले हम लोग बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की, यानी कि इसके परिचय की। तो इसमें क्या बताया गया है, यूनिट नंबर 2 का लेसन नंबर 2, इसमें बोला गया है कि मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र विषयों में कोल्सबर्ग ने अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जो कोल्सबर्ग हैं उन्होंने जो है मनोविज्ञान में और दर्शन शास्त्र के विषयों के अंदर बहुत ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कोल्सबर्ग बहुत कम उम्र में ही शिकागो विश्वविद्यालय में पढ़ाने लगे थे। अब देखिए ज़रा, तो ऐसा नहीं है कि मतलब जो है चीज़ें पहले से बिल्कुल अलग अलग हैं। एक मिनट और रुक लीजिए, अभी हम यहाँ पर जो है नेट बंद कर देते हैं क्योंकि फिर नहीं तो ऊपर से नोटिफिकेशन आती रहेगी। हाँ, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, जो कोल्सबर्ग है उन्होंने बहुत कम उम्र के अंदर ही शिकागो के अंदर एक विश्वविद्यालय के अंदर उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। और बाद में कोल्सबर्ग ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या फिर विश्वविद्यालय में पढ़ना शुरू किया। उन्होंने कई प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों जैसे कि रूसो, जॉन डेवी, जेम्स मार्क, इनके बारों में भी बहुत ज़्यादा लेख और सिद्धांतों का विश्लेषण किया है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले सकते हैं और हमारे को यहाँ तक समझ में भी आ गया होगा। अब बात हम करते हैं कि जो नैतिक सिद्धांत हैं उसके संबंधित शोध कार्य। तो यहाँ पर देखो, आपको ना कोई भी एक स्टोरी यहाँ पर दी गई है कि कोल्सबर्ग द्वारा बच्चों को सुनाई गई उस स्टोरी को स्वयं भी समझें और उसके विश्लेषण और नैतिक विकास की अवस्थाओं को सुझाया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हाइंस ने दवा क्यों चुराई, ये एक कहानी है यहाँ पर। तो उसके अंदर बताया गया कि किस तरीके से मतलब जो है चीज़ें यहाँ पर आपको समझ में आएगी जो मैनिपुलेट की गई है। जैसे कि यूरोप का एक शहर जिसमें एक महिला को विशेष प्रकार का कैंसर हो गया था। एक जगह है यूरोप, और वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर एक लेडी थी, जिस लेडीज़ को क्या हुआ, एक कोई स्पेशल मतलब अलग तरीके से जो है कैंसर हो गया। और जितने भी डॉक्टर्स थे उन्होंने महिला के पति को बताया कि वह विशेष प्रकार की दवाई से महिला की जान बच सकती है, यानी कि वो जो है जीवित रह सकती है अगर उसको ये वाली मेडिसिन मिल जाए। अब पति जो हाइंस थे उसने अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए हर मुमकिन प्रयत्न करने का प्रण ले लिया। अब सिंपल सी बात है भाई, पारिवारिक रूप में अगर हम किसी भी प्रकार की बात करेंगे, परिवार में कोई व्यक्ति बीमार है और अगर कोई हमारे को बता दे कि इस प्रक्रिया से या इस तरीके से या इस दवाई से वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा, तो हम लोग अपनी जी जान लगा देते हैं। सेम इसी प्रकार से जो है पति हाइंस ने क्या करा, अपनी पत्नी को बचाने का भरपूर प्रयास किया। और कुछ ही समय में शहर में एक वैज्ञानिक ने रेडियम तत्व का प्रयोग कर इस विशेष प्रकार के कैंसर का इलाज खोज लिया था। अब उसको क्या हुआ कि ये जो वैज्ञानिक था इसने बताया कि $100 का रेडियम खरीद कर उस दवाई को $2000 में बेचने का फैसला किया। कितने में? $2000। अब हाइंस को वैज्ञानिक की दवा के विषय में पता चला। जब हाइंस केमिस्ट में दवाई खरीदने गया तो दवाई की कीमत सुनकर वापस लौट आया। हाइंस ने हर जानकर व्यक्ति से धन भी मांगा। उसने क्या करा, देखो बोलते ना बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता। तो स्टोरी को आप सही से समझना, उसके बाद में आपको लेसन भी समझ में आ जाएगा। अब उसमें जो है व्यक्ति ने पैसे मांगे हर जगह से, परंतु क्या हुआ, लेकिन वह केवल जो है $1000 ही जुटा पाया। $1000 फिर भी उसको नहीं मिल पाए। अब हाइंस ने फिर से केमिस्ट के पास दवाई लेने गया और अनुरोध किया कि या तो उसे दवाई $1000 के अंदर दे दे या बची हुई कीमत चुकाने के लिए समय दिया जाए। केमिस्ट ने हाइंस को दवाई देने से मना कर दिया। आखिरकार परेशान होकर हाइंस ने केमिस्ट के स्टोर में चोरी करके अपनी पत्नी के लिए दवा चुरा ली। अब इसके अंदर बोला गया है कि क्या हाइंस को दवाई की चोरी करनी चाहिए थी, यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसके बाद में बोला गया है कि साक्षात्कार के समय कोल्सबर्ग ने बच्चों से उनके जवाब के कारण बताने के लिए कहा। अब ये स्टोरी उन्होंने बता दिया तो सबसे उन्होंने पूछा कि चलो अब आप इसका रीज़न बताइए कि जो उस व्यक्ति ने, हाइंस ने जो चोरी की थी, क्या वो सही है या नहीं। तो इस पहले सवाल के बाद में बच्चों ने अन्य सवाल पूछे गए जिनके जवाब के कारण भी पता चलेंगे। जैसे क्या हाइंस को दवा चुराने का अधिकार था, क्या केमिस्ट को अपनी खोजी हुई
दवाई मुंह मांगे दाम पर बेचने का अधिकार था, और प्रश्न सभी प्रश्न बच्चों द्वारा दिए गए उत्तरों के कारणों पर जोर दे रहे थे। सवालों के बाद में क्या हुआ, उनके कारणों को वर्गीकृत कर कॉल्सबर्ग ने नैतिक विकास की तुलना में 3 अवस्थाएँ रखी हैं यहाँ पर, और 6 चरण बताए गए हैं। अब वो कौन-कौन से हैं वो हम यहाँ पर समझेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉल्सबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास की अवस्थाएँ कौन-कौन सी हैं। तो ये जो अवस्थाएँ दी गई हैं, पूर्व पारंपरिक नैतिक अवस्था, फिर पारंपरिक नैतिक अवस्था, है ना? फिर उत्तर पारंपरिक नैतिक अवस्था। तो ये तीनों जो परंपराएँ हैं और जिसके अंदर जो 6 चरण है वो हम यहाँ पर समझने वाले हैं। सबसे पहली अवस्था, पूर्व पारंपरिक नैतिक की अवस्था। इस अवस्था में बच्चों के तर्क उनकी व्यक्तिगत ज़रूरतों और अनुभव पर आधारित होते हैं। यानी कि अगर जो इस स्थिति की अगर हम बात करें, इस स्टेज की बात करें, तो यहाँ पर जो बच्चा है ना, वो अपने लॉजिकल थिंकिंग को लेकर जो है व्यक्तिगत ज़रूरत, जितनी भी हमारी ज़रूरत है और उसके अनुभव के आधार पर वो आंसर देता है। जैसे पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि दंड आज्ञाकारी अभिविन्यास। अब इसमें क्या बोला गया कि इस चरण में जो बच्चा है सामान्य रूप से कठिनाइयों से दूर रहने की कोशिश करता है। इस अवस्था में अत्यधिक अहम केंद्रित चिंतन पर आ जाता है। अब बच्चा क्या करेगा कि जो प्रथम चरण है दंड आज्ञाकारित, इसके अंदर बच्चा जो है ना वो क्या होगा, प्रॉब्लम से दूर रहने की कोशिश करेगा। बच्चों की सभी व्यवहारिक क्रियाएं जो हैं अपने आप में ही आवश्यकता और इच्छाओं की पूर्ति तक ही केंद्रित रहती है। इस चरण में बौद्धिक या सामाजिक परिणामों की जगह भौतिक परिणामों पर अधिक आधारित समझ पर विकसित होता है। अब बच्चे के हित में जुड़ी हुई बातों से नैतिकता का परिचय मिलता है। तो यहाँ पर बोला गया कि जो हाइंज की दुविधा के जवाब में बच्चों ने हाइंज द्वारा दवाई को चुराना गलत माना, वह उनके उत्तर का मुख्य कारण चोरी के प्रभाव को माना है कि मतलब वो जेल जाएगा। तो इस वजह से जो है वहाँ पे बच्चों ने क्या करा, पहले का जो आंसर है वो बिल्कुल गलत बताया, यानी कि जो पहली अवस्था थी। उसके अंदर जो दूसरा चरण है व्यक्तिगत पुरस्कार। अब इसमें क्या बोला गया है कि इस चरण में अहम से केंद्र हटकर स्वयं के साथ साथ दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति के कार्य को भी अच्छा मानता है। इस चरण के कार्यों में भौतिक ईमानदारी आती है। अब इसमें क्या बोला गया है, इसमें बताया गया है कि बच्चे जब कोई कार्य इस तर्क को देते हुए पूरा करते हैं कि कार्य करने के बाद उन्हें कुछ ऐसा मिलेगा जो वह चाहते हैं, तो वह इसी चरण का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। साथ ही बच्चे मुझे क्या मिलेगा या तुमने नहीं किया तो मैं क्या क्यों करूं, इसके आधार पर नैतिक निर्णयों के तर्कों पर पाए जाते हैं। जैसे हम सरकार की मदद क्यों करें जब सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करती। ध्यान देने बात योग्य यह है कि किसी चरण पर होना केवल आयु आधारित नहीं है, बल्कि दिए गए उत्तरों के लिए दिए गए तर्क है। तो यहाँ पर दूसरे में क्या बोला गया, इसमें व्यक्तिगत पुरस्कार बताया गया। इसमें बोला गया कि जो हम कुछ भी करते हैं उसके आउटपुट में, यानी कि उसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है, उसके ऊपर बात की जाएगी। दूसरी अवस्था जो है पारंपरिक नैतिकता की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चे जो हैं वो सामाजिक रूप से और अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर दुविधा के समाधान का तर्क देते हैं, उसमें लॉजिक लगाते हैं कि कोई प्रॉब्लम है तो उसका क्या लॉजिक रहेगा। तीसरा चरण क्या है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की। अब इसमें क्या बोला गया है कि इस अवस्था में किसी भी व्यक्ति को आम सामाजिक धारणा के अनुरूप समझा जाएगा, है ना? जैसे अच्छा बड़ा भाई होने का मतलब है छोटे भाई बहन की मदद करना। तो यहाँ पर इसमें क्या बोला गया, तीसरे चरण के अंदर इसमें अच्छा बताया गया है कि अच्छा किस तरीके से होता है। उदाहरण के लिए अगर हम यहाँ देखें कि जेंडर के आधार पर लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग जो है भूमिका तैयार कर दी जाती है। लड़के और लड़कियां इन्हीं पूर्व निर्धारित भूमिकाओं को समस्त व्यवहार करते हैं। इस बात की संभावना है कि पूर्व स्थापित मानकों को अस्वीकृत करे, और परंतु निर्णय के पीछे दिए गए वाले तर्क को आधार देने के लिए वह सहज समाज द्वारा पूर्व निर्धारित मापदंडों को ही आधार बनाता है। कुल मिलाकर इस चरण में तर्क समाज के पूर्व निर्धारित नियमों से ही उदित होता है। तो ये जो तीसरा चरण है इसके अंदर बताया गया है कि आप किस तरीके से, अगर आपको उसका दायित्व बताया गया है कि अगर कोई बड़ा भाई है तो उसका काम क्या है कि वो छोटे भाई बहनों की मदद करेगा। फिर चौथा चरण आता है आपका विधिक व व्यवस्था। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, इसमें पारिवारिक भूमिका आती है। अब उसके अपेक्षाओं की बजाय नियम और कानून पर भी अधिक बल दिया जाता है। इसके अंदर बताया गया कि जो सामाजिक प्रणाली है उसको बनाए रखना और नियमों को पालन करना इस चरण के अंदर मुख्य रूप से आता है। तृतीय अवस्था के अंदर बताया गया है उत्तर पारंपरिक नैतिकी अवस्था। इस अवस्था में बच्चा जो है ना व्यक्तिगत तौर पर सिद्धांतों को समझ के आधार पर ही, जो समाज के नियमों से बंधे नहीं होते हैं, उस पर अपना फैसला लेता है। इसमें बच्चों की मौलिक समझ और मानवीय अधिकारों के इर्द गिर्द विकसित होती है ये सब चीज़ें। और कानून का मूल्य इस चरण में चार की तरह ना होकर एक व्यक्ति के मानवीय अधिकारों के सापेक्ष में होता है। इस अवस्था में परंपराएं, मानक, नैतिक सिद्धांत सामाजिक मूल्यों की ओर खिसकते नजर आते हैं। सामाजिक अनुबंधों के आधार पर ही किसी कार्य को अच्छा समझा जाता है। इस चरण में व्यक्तिगत मूल्यों व उसके दृष्टिकोण के प्रति जागरूकता अधिक होती है। किसी कार्य में अधिकतर व्यक्तियों की सहमति प्राप्त करने पर अधिक बल होता है।
इस चरण में समाज द्वारा बनाए गए, विधि द्वारा बनाए गए नियमों को समाज व व्यक्ति के भले के लिए बदला भी जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 5वां चरण। अब इसका जो लास्ट चरण आता है वो आपका छठा चरण है, जिसमें सार्वभौमिक नैतिक बताया गया है। सार्वभौमिक का मतलब तो सभी के लिए। इसमें बोला गया है कि मानवीय मूल्यों की सर्वाधिक महत्वता पाई जाती है। इस चरण में लड़के लड़कियां किसी एक व्यक्ति के लाभ हानि के विषय में विचार न करके सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों को अधिक महत्व देते हैं। वो सिर्फ पर्टिकुलर एक व्यक्ति के ऊपर बात नहीं करेंगे कि हाँ भाई उसको जरूरत थी, बल्कि वो इसमें संपूर्ण मानवीय मूल्यों को रखेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है इसके 3 चरण जो दिए गए हैं। दोबारा दंड अज्ञातता, इसमें बोला गया नहीं हाइंस को चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि इस वजह से उसे जेल जाना पड़ सकता है, पहला वाला। उसके बाद में हाँ, हाइंस को चोरी कर लेनी चाहिए क्योंकि दवाई की असली कीमत $100 है और जिसे हाइंस ने देने की पेशकश भी की थी, साथ ही साथ हाइंस दवाई के अलावा और कुछ नहीं चुरा रहा था। तो यहाँ पर ये भी सही है, उसने ऐसा बोला। फिर दूसरे वाले में बताया गया है कि पुरस्कार वाले में हाइंस को दवाई चुरा लेनी चाहिए क्योंकि ऐसा करने से वह अपनी पत्नी की जान बचा लेगा और खुश रहेगा, है ना, चाहे फिर जेल ही क्यों ना जाना पड़े। फिर उसी का जो दूसरा पॉइंट है कि उसको दवाई नहीं चुरानी चाहिए थी क्योंकि ऐसा करने से उसे जेल जाना होगा, जो पत्नी की जान बचाने से भी अधिक ज़्यादा दुखदायी होगा, है ना, क्योंकि फिर उसके बाद में क्या होगा, उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। फिर उसके बाद में तीसरे चरण में बोला गया था, जब अच्छा लड़का अच्छा लड़की वाले में कि हाइंस को दवाई चुरा लेनी चाहिए क्योंकि उसकी पत्नी को हाइंस से उम्मीद है कि वह हर कीमत पर उसकी जान बचा लेगा और वो एक अच्छा पति है। जैसा भी हमने पढ़ा था ना कि अच्छा होने का मतलब क्या है कि अगर आप बड़े हो तो आप छोटों की मदद करोगे। ठीक है, ये सब चीज़ें। उसके बाद में यहाँ पे बताया गया है कि इसका जो नेगेटिव वाला था कि हाइंस को दवाई नहीं चुरानी चाहिए क्योंकि चोरी करना बुरी बात। ठीक है, ये चीज़ बोली गई है। चौथा चरण जो है, हाइंस को दवाई नहीं चुरानी चाहिए क्योंकि कानून व्यवस्था की चोरी की इजाज़त नहीं देती है। और वहीं दूसरी तरफ ये है कि उसको चुरा लेनी चाहिए क्योंकि उसकी पत्नी की जान बच जाएगी और कानून व्यवस्था द्वारा स्थापित सजा भी काटनी चाहिए क्योंकि केमिस्ट को उसकी दवाई की वैध कीमत चुकानी चाहिए। तो ये भी बोला गया है। सेम ऐसे फिर 5वें और छठे के अंदर भी बोला गया है कि भाई पहले में बताया गया प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का अधिकार है सामाजिक वाले में, और दूसरे में बोला गया केमिस्ट को उसकी मेहनत का फल मिलना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ दिखाई गई है कि भाई उसने। तो छठे वाले में बताया गया है कि उसको दवाई चुरा लेनी चाहिए क्योंकि मानव जिंदगी की बचाना किसी के लिए व्यक्ति की संपत्ति से ज़्यादा जरूरी है, सार्वभौमिक रूप से देखेंगे तो। और दूसरा क्या है कि नहीं चुरानी चाहिए क्योंकि व्यक्तिगत को उस दवाई की ज़रूरत होगी, उन व्यक्तियों का जीवन भी उतना ही ज़रूरी है जिसकी दवाई वो चुराई गई है। तो इस तरीके से हमारे ये 6 यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताए गए हैं। उसके बाद में बोला गया आपका नैतिक विकास के स्तर। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो पॉइंट बताए गए हैं, किस तरीके से स्तर बताए गए हैं, ये आपको समझना है अच्छी तरीके से, क्योंकि अगर आपसे वो पूछेगा तो आराम से आप ये टॉपिक आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, पॉइंट्स आप आराम से लिख सकते हैं। तो नैतिक विकास के स्तर की बात करें तो ये 2 स्तर है। नैतिक विकास का स्तर व नैतिक संप्रत्यों का विकास स्तर। नैतिक विकास के दोनों स्तर एक दूसरे से अलग अलग विकसित होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति के नैतिक संप्रत्यों का विकास जिस स्तर हो गया उसका नैतिक व्यवहार भी उसी स्तर पे होगा, ऐसा नहीं है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो पहला पॉइंट कौन सा है, नैतिक व्यवहार का विकास। तो प्रत्येक समाज अपने बच्चों को नैतिकता की परिपाटी में सर्वोत्तम बनाना चाहता है। जो भी समाज के जो व्यक्ति हैं वो अपने बच्चों को क्या चाहते हैं कि भाई पर्टिकुलर जो नैतिकता की परिपाटी में वो सर्वोत्तम बनाना चाहते हैं। साथ ही साथ प्रत्येक परिवार भी अपने सदस्यों का आचरण नैतिक स्तर पर उच्च कोटि का करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भाई जो उनके बच्चे हैं उनके जो एटिकेट्स हैं वो बहुत उच्च कोटि के हों। अब दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं भाई नैतिक व्यवहार को मानता है ना। वो चीज़ों को देखो अलग अलग तरीके से उसको विकसित करेगा। बच्चों में नैतिक व्यवहार का विकास जो है 3 तरह से होता है। कैसे, लगातार कोशिश करते रहने से बच्चे, जैसे कि भाई आप बच्चों को जो है बार बार जो है सुबह उठते हैं बेटा पैर छुओ, बड़ों का आदर करो, आप उन्हें डेली बोलते हैं। तो लगातार जब कोशिश करते रहोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वो जो है न्याय संगत तरीका खोज लिया जाएगा और समाज के अंदर भी उसको अपना लिया जाएगा। नैतिक व्यवहार की शिक्षा। इस तरह के नैतिक व्यवहार का विकास सीधे तौर पर अभिभावक, परिजन और सज्जनों अध्यापकों द्वारा होता है। बच्चे से किस प्रकार का व्यवहार अपेक्षित है उन्हें शुरुआत में ही बता दिया जाता है और धीरे धीरे उनको शिक्षा दी जाती है और बच्चा उसको सीख जाता है। उसके बाद में आता है आपका स्वयं अनुभव, यानी कि खुद का एक्सपीरियंस खोज करके बच्चे जिन व्यक्तियों को पसंद करते हैं उनके नैतिक व्यवहार को अपनाने की कोशिश करते हैं। जो भी बच्चा, जो भी बड़ा व्यक्ति कर रहा है उसको रोल मॉडल मान लेते हैं और उसके बाद में वही चीज़ें वो भी करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर नैतिक संप्रत्यों का विकास। तो इसमें क्या बोला गया है कि इसके उपरांत नैतिक संप्रत्यों का विकास सिद्धांत जो है वो सही होने या गलत होने के रूप में होता है। छोटे बच्चों में नैतिक संप्रत्यों का विकास जो है वो अमूर्त रूप में ना होकर मूर्त रूप में होगा और साथ ही साथ यह शाब्दिक रूप में भी होता है। 5 वर्ष से छोटा बच्चा जो है सिर्फ मूर्त रूप से ही सोच सकता है। छोटा जो बच्चा होगा वो सिर्फ वो नॉर्मली सोचेगा, इसलिए वह अच्छे व बुरे के चीज़ों को नहीं समझता है। और इस स्तर पर बच्चे का अपने माता पिता का कहना मानना, अपने भाई बहनों की मदद करना, अच्छा व्यवहार करना और माता पिता का कहना ना मानना, भाई बहन की मदद ना करना, बुरा व्यवहार करना, ये सब इसमें शामिल होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर। तो ये जो हमने पूरी की पूरी अभी जो हमने ये लेसन पढ़ा, तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी अच्छी तरीके से कि ये लेसन हमारा किस चीज़ के ऊपर डिपेंड था।
तो बाकी आपको बस क्या करना है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, इसके जो 3 वो जो पॉइंट थे और वो हमने जो क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए थे, वो सब चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी और आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।